Namaste. Myself, Professor Dr. Dilip Kumar. Today, I'm going to give my understanding or share my understanding with you people on mass media research and overview. I am very much thankful to Ramanujam College, who has given me this opportunity to even share my experience or my understanding about mass media research with you people. मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑफ द टीचर्स एंड टीचिंग और रामानुजम कॉलेज के प्रिंसिपल महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कोऑर्डिनेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ मैं इस विषय पर अपनी बात रखूं। मैं आप सभी को भी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि पेशेंटली आप लोग मुझे थ्रू आउट द सेशन सुनेंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए ही आज आपके बीच अपने कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अपने स्टडी, अंडरस्टैंडिंग अबाउट मास मीडिया रिसर्च एंड एन ओवरव्यू रखने जा रहा हूं। तो इट्स अ वंडरफुल इवन एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल. So without taking much more time, just I want to even greet one more big thank you to Dr. Binit Utpal Jha, Dr. Anupam ji, an entire team of this refresher course. So let's start, my dear friends. Mass media research and overview. Mass media अनुसंधान के ऊपर हम बातचीत करेंगे. Why mass media research is important? It means you can say mass media research क्यों महत्वपूर्ण है या इसकी महत्ता क्यों है. In simple words, you all know research means an attempt to discover something or dig out something. Research का मतलब कि कुछ नया जो रनिंग कुछ हैपनिंग्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं या कुछ पॉलिसीज हैं, उसमें कुछ नया डिग आउट करें. मास मीडिया रिसर्च इन द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन. इट्स नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन कि किसी एक पर्टिकुलर लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, सिनेमा और इवन टेलीविजन, इस पर कोई नया चीज डिस्कवर कर रहे हैं या इनकी ट्रेंड पे कुछ नया डिग आउट करके लेकर आ रहे हैं, इसके इम्पैक्ट पे कुछ नया डिग आउट करके ले आ रहे हैं. ऐसा नहीं है. इसमें हर मीडिया को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं, जिसको ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ट्रेडिशनल मीडिया से आप जिक्र कर सकते हैं. ट्रेडिशनल मीडिया, परंपरागत मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रिंट मीडिया जिसके अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया, आउटडोर मीडिया, ऑल काइंड ऑफ मीडिया यू कैन टेक इट. इट्स अ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि वाई मास मीडिया रिसर्च, जो मास मीडिया का हिस्सा है उसके ऊपर रिसर्च करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में बात तो करना ही चाहिए और आज की जरूरत भी है. As we know, research is an important part of the academic field. Not only in academic field, even in industry as well. As it adds new ideas and dimension in the pre-existing knowledge. जो आपकी अभी knowledge है, उसमें even though I know you all are a teacher, but still it's very much important कि हम सभी लोग मिलकर के एक ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे कुछ नया हम डिग आउट कर सकें, कुछ फ्रेश चीजें हम उसमें से निकाल सकें, आप सभी के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको पॉलिश कर सकें और उसके जो बर्निंग आउटपुट्स हैं उसको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो एक सोसाइटी में इस रूप में जाए कि सोसाइटी एक कंस्ट्रक्टिव वे में
अपने अंदर चेंजेस देख पाए। तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, और इसको इस रूप में जानना ही चाहिए और बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस है कि इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। रिसर्च इन मास मीडिया एटलीस्ट is important because it focuses on the communication process and examines the relationship among the media organization and the target audience। जो भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, नाउ वी कैन फील कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं आज के ऊपर, जितने भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यू ऑल आर इवन एक्सपीरियंसिंग दीज थिंग्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उन सभी चीजों पे दोबारा जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्यों इन दोनों के बीच के रिलेशंस में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्यों, अगर हम दूसरे रूप में कहें कि एक गैप क्यों क्रिएट हो रहा है, एक ट्रस्ट डिफिसिट क्यों हो रहा है, एक विश्वास का अभाव क्यों जागृत हो रहा है। ये इसलिए भी जरूरी है कि इस पर रिसर्च किया जाए, या इस तरह के जो रिसर्च हैं उनको देखा जाए। आप सभी लोग, आपने अनुभव किया होगा कि पिछले दिनों में हमारे वहां मीडिया की जो प्रैक्टिस है, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है मीडिया की, उनके बीच में गहरी खाई दिख रही है। इट माइट बी पॉसिबल कि देयर विल बी सम कॉन्स्पिरेसी, या देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी, जो एक षड्यंत्र हो सकता है। एक अभी आईएमसी ने सर्वे भी कराया था कि पश्चिमी मीडिया ने किस तरीके से कोविड को लेकर के भारत के बारे में अलग अलग ढंग से रिपोर्टिंग की। तो उसके बारे में एक पूरा सर्वे था। रिसर्च बेस्ड आईएमसी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर द्विवेदी का एक अद्भुत प्रयास था, पूरे आईएमसी की टीम ने उस पर किया था, और ये निकला कि उनका एक एजेंडा था, एजेंडा सेटिंग का काम था कि भारत के इमेज को किस तरीके से धूमिल किया जाए, किस तरीके से उनके इमेज को डेंट किया जाए। तो एक हिस्सा हो सकता है, बट रिसर्च इज नेसेसरी। विदाउट रिसर्च यू कांट से, आप कह नहीं सकते। ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारी सच्चाई हो, उस सर्वे का आधार क्या हो, उस सर्वे के डेटास क्या थे, सैंपल साइज कितना बड़ा था, इन सब पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ में ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्या सच में वो ऐसा कर रहे थे। अगर कर रहे थे तो हमारे जो स्कॉलर्स हैं, आप जैसे जो लोग हैं, उनके रिसर्च की विधा क्या इतनी कमजोर पड़ गई थी कि उन लोगों ने उनको काउंटर जो रिप्लाई है, या काउंटर जो रिसर्च के आधार पर जो एक नैरेटिव है, वो हम बिल्ड नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्चुअल यूनिवर्सल जो फैक्ट्स है, इट्स क्वाइट क्वेश्चनेबल कि यूनिवर्सल फैक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप सब लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन ये जानना जरूरी है कि वो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है, फॉर एग्जाम्पल बड़े छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है 2 into 2 4 होता है। अब कोई उसको 5 में कन्वर्ट कर दे। मीडिया में एक हम लोग सीरियल देखते थे 2 और 2 5, तो वो एक्चुअल सेंस नहीं, वो एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअल फैक्ट्स के साथ अगर छेड़छाड़ किया जाए, उनको डिस्टर्ब किया जाए, तो किसी देश की इमेज के साथ खेलना, क्या मीडिया का एक्चुअल वर्क यही है क्या? तो ये क्वेश्चंस तो उठता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, और वी हैव टू स्टडी इन दैट सेंस कि नहीं, हमें इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में जाकर के बात करें और वो विद एविडेंस बात करें, तो हमारी जो ऑथेंटिसिटी है, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, वो बनती है। हमने शायद उस तरह की प्रैक्टिस बीच में करना बंद कर दिया, या हमारे अंदर उस तरीके की प्रैक्टिसेस शायद अभी हम अभाव महसूस करते हैं। इसलिए हमारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और हमारे ऑडियंस के बीच में एक जो ट्रस्ट डिफिसिट डेवलप हुआ है, एक जो विश्वास का अभाव दिखाई दे रहा है, वो है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मीडिया में रिसर्च इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज एक्स आइडियोलॉजी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ, तो आपको पता है कि इस चैनल पे इसकी रिपोर्टिंग हो रही होगी। अगर वाई आइडियोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि नहीं, इस चैनल पे इसकी रिपोर्टिंग हो रहेगी। इट इज वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि इस पर काम करने की आवश्यकता है। हम सभी लोगों की ड्यूटी बनती है कि इस पर हम काम करें, और अगर हम काम नहीं करते हैं तो हम क्रेडिबल नहीं रहेंगे। और ये बतौर मीडिया एजुकेटर्स या बतौर मीडिया फर्टर्निटी में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, हम सभी लोग, आप सभी लोग, इन सभी के लिए एक चिंता का विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ वरी।
बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर क्रेडिबली हम नहीं रहेंगे तो कल को हमारी जितने भी हार्ड वर्क है, आप में से जितने भी लोग रिसर्च करेंगे, एक्चुअल रिसर्च करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेम थिंग, यू नो दिस फैक्ट वेरी वेल, कि सेम थिंग हमारी जो रिसर्च की पोजीशनिंग इन द वर्ल्ड है वो भी क्वेश्चन होती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि हमने अपने रियल ग्राउंड को छोड़ करके जो एक आर्टिफिशियल ग्राउंड है, जो एक वेस्टर्नाइज ग्राउंड है, उस पर जाकर रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। और वो कहीं ना कहीं से हमारे को जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है वो डेवलप नहीं हो पाता, उसको हम देख नहीं पाते उस ढंग से, या वो हमारी ऑब्जर्वेशन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि नेचुरल थॉट प्रोसेस वो नहीं होता, वो आर्टिफिशियल ग्राउंड पे बना होता है। और आर्टिफिशियल ग्राउंड पे हम जो आर्टिफिशियल जो एविडेंस है उसको जस्टिफाई करते रह जाते हैं। तो जो एक्चुअल सेंस में रिसर्च है वो नहीं हो पाता, और जब एक्चुअल सेंस में रिसर्च नहीं हो पाता तो उसकी सोशल इंप्लीमेंटेशन उतनी ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसलिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा टारगेट ऑडियंस है और जो हमारा एक्चुअल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक्चुअल जो मीडिया वर्क होना चाहिए, जो मीडिया बेस इंफॉर्मेशन होना चाहिए, वो रिसर्च चुकी नहीं है। वी आर बिलीविंग इन एजी आफ्टर गूगल एज। my mentor, one of my mentor, I am very much even quoted that kind of line. आपके मेरे मेंटर या बहुत सारे आप जैसे साथियों के मेंटर या कह सकते हैं उनके साथी, अभी उनको हाल ही में नेशनल मीडिया गुरु का दर्जा भी दिया गया है। प्रोफेसर केजी सुरेश जो माखनलाल चतुर्वेदी के एग्जिस्टिंग वाइस चांसलर हैं, उनका हमेशा कहना होता है कि बिफोर गूगल एज में जो मेहनत करने की एक कैपेसिटी थी, आज आफ्टर गूगल एज में गूगल पर बेस्ड चीजें इतनी हो गई है कि काम हो रहा है, बहुत सारे हार्डवर्क हो रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल ग्राउंड पे जाके मेहनत करने का जो एम्पिरिकल वर्क है रिसर्च के लिए, उसका थोड़ा सा अभाव दिखता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के रिफ्रेशर कोर्स से जब आप लोग निकलेंगे तो इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। आप लोग ऑलरेडी कर रहे होंगे, जस्ट आई एम शेयरिंग माय व्यू, जो मुझे महसूस होता है कि नहीं, इसके बारे में हमें फोकस करके करना चाहिए। आप लोग जाकर के उस पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे या उस पर काम करते हुए नजर आएंगे, एंड दैट विल बी, क्योंकि रिसर्च मींस डजंट मीन कि वो एक रिसर्च पेपर बन के या रिसर्च थीसिस बन के किसी एक सेल्फ में रख दी जाए। मुझे लगता है कि उसकी सोशल इम्प्लीमेंटेशन या उसके इम्पैक्ट को जनरलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस लिए भी इस तरह के जो रिसर्च हैं कि मीडिया रिसर्च एंड ओवरव्यू, इस पर हमें बात करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अब आप ले सकते हैं, या मैं आप बता सकता हूं आप लोगों को कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च in journalism or in media is to communicate the roles and responsibility of a journalism or media people or media organization to the masses। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो पहला है कि क्या मीडिया का जो रोल है, या जो मीडिया करना चाहती है, या जर्नलिज्म पत्रकारिता में जो होना चाहिए, जो जो सैद्धांतिक चीजें हैं, या जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष के बीच का जो रास्ता हो सकता है, उसके बारे में बताना, उसके बारे में समझना या उसको समझाना, ये एक पहला विषय हो सकता है जो मैंने आपको शुरू में भी इसके महत्व को, इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए भी दिया है। दूसरी जो बात है कि डिफरेंस बिटवीन फेक न्यूज एंड पेड न्यूज एंड रियल न्यूज। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, और एज अगेन आई एम कोटिंग प्रोफेसर केजू सुरेश। प्रोफेसर केजू सुरेश कहते हैं कि फेक न्यूज नाम की कोई चीज नहीं होती। मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत होते हुए नजर आता हूं, क्योंकि न्यूज है तो वो या तो ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो सकता है। न्यूज तो खैर न्यूज होता है। फेक न्यूज का कंसेप्ट अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है, आई एम ए फैक्ट साला ट्रेनर। मैं उसमें फेक न्यूज डिटेक्ट भी हम लोग करते हैं, सीखते हैं। आप जैसे दोस्त भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो फैक्टशाला से जुड़े होंगे, जीएनआई से जुड़े होंगे, और वो लोग भी फैक्ट चेक करते होंगे। वायरल सच भी आप लोग देखते होंगे टेलीविजन पे। तो उसमें भी डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, फेक न्यूज क्या है, पेड न्यूज क्या है, और रियल न्यूज क्या है, इसके बारे में बातचीत हम करेंगे आने वाले दिनों में, नो डाउट।
और भी जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इस पर बातचीत करते हुए आपको नजर आएंगे, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। लेकिन मैंने जब सोचा कि मुझे बात करना चाहिए तो इस पर जरूर थोड़ा बहुत आप लोगों से बातचीत करेंगे। टू नो व्हाई ऑब्जेक्टिविटी एंड एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट इन जर्नलिज्म। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें हम लोगों को ये जानना और समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि why objectivity and accuracy is important in media research or in journalism or any dimensions of a media, because we all are living in such an era where each and every information is very much important, because ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को या ह्यूमन बिहेवियर को या सोसाइटी के गुड जेस्चर्स को या फैब्रिक्स को वो प्रभावित करती है। तो मुझे लगता है कि उसके प्रभावित होने में सकारात्मकता हो या रचनात्मकता हो या सोसाइटी का एक सकारात्मक दृष्टिकोण हो, तब तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर उसकी एक्यूरेसी में, ऑब्जेक्टिविटी में कहीं कुछ लूप होल्स है, कहीं कुछ फ्लॉज है, तो मुझे लगता है कि उससे सोसाइटी निगेटिव डायरेक्शन में मूव करती है और उससे एक निगेटिविटी क्रिएट होती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना चाहिए। नहीं तो इसका नुकसान भी आप लोगों को या हम सभी लोगों को उठाना पड़ता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है मुजफ्फरनगर दंगे से लेकर के और जितने भी मॉब लिंचिंग टाइप की चीजें होती हैं, उसमें कैसे इसका यूज होता है, मिसयूज होता है, उसको समझना कि कैसे हम आगे लेकर के जाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मीडिया रिसर्च इज आल्सो यूज्ड इन conducting surveys, public opinion polls, advertising and public relations campaign। आप समझिए इस बात को कि सर्वे जब हम लेते हैं तो क्या हमारा मोटो बेस्ड सर्वे है क्या? हमें पता होता है कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, क्या ये एक्चुअल रिसर्च है क्या? हमें सैंपल तय करते वक्त हमें पता होता है कि ये रिजल्ट चाहिए। क्वेश्चनियर भी आजकल हम क्या उसी तरीके से फ्रेम नहीं करते क्या? आप देखिए उठा करके जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड सर्वेज आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, और उससे लोग प्रभावित हो रहे हैं क्या? इस पर ग्राउंड वर्क नहीं है। डाटा एनालिसिस हम कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वर्क जब होता, आप सोचिए कि एक नाम में लेना पता नहीं उचित होगा कि नहीं, मैं आई डोंट वांट टू टेक नेम, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेंसीज हैं जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, और उनका जो काम है उन और उसके उलट जो पॉलिटिकल जो ओपिनियन पोल्स हैं या एग्जिट पोल्स हैं, कई बार रिजल्ट आते हैं। तो ये रिसर्च पर तो एक क्वेश्चन मार्क है ही है, लेकिन जो मीडिया उसको पोर्ट्रे कर रहा है, जो मीडिया उसको उस रूप में दिखा रहा है पब्लिक को, पब्लिक में एक ओपिनियन फॉर्म होता है, और वो ओपिनियन अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं है, सोसाइटी को आगे लेके नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है कि उससे नुकसान भी होता है। एडवर्टाइजिंग का भी यही एक 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 पहलू हो सकता है कि किस तरह के एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं। कुछ तो एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं, आप सोच के देखिए, कैन यू इमेजिन, जस्ट फॉर लाइटर नोट, कि ठंडा मतलब हम लोगों के माइंड में है कि क्या इम्पैक्ट है उसका, लोग आप बता सकते हैं। कोको कोला ब्रांडिंग का नेम, आप बटर मतलब अमूल दिमाग में आता है। आप सोचिए, दूध से सफेदी नीरमा से आए, ये इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को जो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां हैं, जो वो इस तरह के एडवर्टीजमेंट डिजाइन करते हैं कि सीधा सीधा कंज्यूमर जो है, सीधा सीधा कस्टमर जो है, या जो ऑडियंस है, उसको जो कंज्यूम करने वाला ऑडियंस है, वो उससे प्रभावित होता है, और उसको हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि अगर ये हम लोग ध्यान में रखते हैं तो उसका एक अलग पहलू हमें जरूरी है कि जानना चाहिए, और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस रूप में बढ़ती है, और वो हमारी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी होनी चाहिए, उद्देश्य भी हमारा वही होना चाहिए। एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, व्हाई रिसर्च इन मीडिया इज नेसेसरी। इतनी सारी बातें तो मैंने आपको बताया ही, साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि व्हाई मीडिया रिसर्च इज नेसेसरी, या व्हाई रिसर्च इन मीडिया इज नेसेसरी। पहला पॉइंट आप ले सकते हैं कि मीडिया रिसर्च डिस्कवर्स द ट्रेंड एंड ब्रिंग आउट यूजफुल इंफॉर्मेशन इन फील्ड ऑफ मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। एज वी ऑल नो कि मीडिया रिसर्च इसलिए भी करना जरूरी है क्योंकि इससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन, प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात कही,
उसके मन की बात पर क्या, उसका इम्पैक्ट पर क्या फर्क पड़ता है, या उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है, कितने लोग उससे प्रभावित होते हैं। कई सारी क्रिटिसिज्म भी होती है, तो रिसर्च में उस पक्ष को भी लेकर के एक्चुअल जो इम्पैक्ट पड़ा उसके ऊपर काम करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल। आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं कि ओलंपिक में जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने जेवेलियन थ्रो में देश का नाम रोशन किया, या भी पैरा ओलंपिक में जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने देश का नाम रोशन किया। इसके पीछे भी आप सोच के देखिए कि एक्चुअल इंफॉर्मेशन किस तरीके से शेयर करना है और किस तरीके से रिसर्च जो है लोगों का इंटरेस्ट का विषय बन सकता है। हम में से ये कोई जरूर बताने की कोशिश करे, या जरूर बताए, या सोचे, या इस पर काम करे कि पैरा ओलंपिक्स में वो क्रेज मीडिया के अंदर क्यों नहीं दिखाई देता। क्या इसका सीधे सीधे इकोनॉमिक से कहीं कोई अटैचमेंट है क्या? कोई सीधा सीधा कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट इसका दिखाई दे, तो फाइनेंस एस्पेक्ट दिखाई देता है क्या? आप देखिए नीरज चोपड़ा के एक गोल्ड मेडल जीतने से पूरे भारत में एक उत्साह का माहौल, एक एक उत्सव का माहौल होता है। इट्स अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स अ काइंड ऑफ दिवाली फेस्टिवल। क्या ये पैरा ओलंपिक में हुआ? पैरा ओलंपिक में बहुत सारे हमारे खिलाड़ियों ने दो दो मेडल जीते हैं, दो गोल्ड मेडल जीते, कोई एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीतता है। क्या वो उत्सव उतना बड़ा है क्या? तो इस पर रिसर्च की एक बहुत बड़ी संभावना बनती है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन की ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर उनको वो नहीं मिल रहा और यहाँ पर ये मिल रहा है, उसको हम कैसे आगे लेकर के जा सकते हैं। इस पर बातचीत अगर हम करें तो मुझे लगता है कि इट्स अ वंडरफुल थिंग। सेकंड, अगर हम बात करें, मीडिया रिसर्च हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूज, व्यूज एंड इंफॉर्मेशन। मीडिया रिसर्च हमारे को इस बात में मदद करती है कि किस तरीके के न्यूज, व्यूज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किस तरह की सूचना हमें बनानी है। सॉरी टू से बट मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से मीडिया ने कवरेज किया, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, या न्यू मीडिया हो, उससे हम लोग को बचना चाहिए था। वो हमारी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चंस करता है। तो बतौर मीडिया एजुकेटर्स हम ऐसे ट्रेनिंग अपने बच्चों को दे सकते हैं कि एक्चुअल रिसर्च और रिसर्च की जो बीबीसी में बात कही जाती है, मैं उस बात को, हमेशा इस बात को मानता हूं कि वो थ्री आईज ऑब्जर्वेशन वाली बात, कि एक 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 आपने देखा, एक आपने किसी दोस्त को या किसी और को दिखा करके, कि एक्यूरेसी उसकी मेंटेन हो जाए, उसकी उसकी रिलायबिलिटी जो है थोड़ी सी इंप्रूव हो जाए। इस तरीके की जल्दीबाजी, वो ब्रेकिंग काइंड ऑफ थिंग जो आजकल चल रहा है, उस पर हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करें, बचें। तो लगता है कि सोसाइटी में एक बेटर इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारा काम है इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्लस इंटरटेनमेंट, या एडुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस इंटरटेनमेंट। क्या हम एजुकेट कर रहे हैं? क्या हम विद इंफॉर्मेशन, एक्चुअल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन से अपने लोगों को या मासेस को एम्पावर कर रहे हैं क्या? ये इंश्योर करना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और उस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। इसलिए भी मीडिया में रिसर्च करना जरूरी है। आप याद करिए उन दिनों को, आप में से बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे ऐसे, उन दिनों को, क्या आप गांव से अगर ताल्लुकात रखते हैं या शहर से भी रखते हैं, तो लोगों की, मीडिया की क्रेडिबिलिटी क्या थी? लोग टाइम पूछते थे, भाई क्या टाइम हो रहा है, तो वो बताता था टाइम की, मान लीजिए 10 बज रहा है, तो कहता है कि सही है ना, तो कहता था रेडियो टाइम है। ये क्रेडिबिलिटी थी। क्या वो आज क्रेडिबिलिटी बची हुई? ये हमें सोचने का विषय है। इसलिए मीडिया में पुनः उस क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए मीडिया में रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिसर्च ब्रिंग सब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, जैसे मैंने कहा ही, रिपोर्टिंग अ गुड स्टोरी इज ऑलवेज द आउटकम्स ऑफ रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं और जानते भी हैं कि मीडिया में जो रिसर्च है वो अपने आप में बहुत सारा पाथ ओवर का काम भी करता है, नॉलेज इन्हांसमेंट का काम भी करता है। कि हम अगर रिसर्च एक्यूरेट सेंस में करें, एक्चुअल ग्राउंड पे एम्पिरिकल रिसर्च करें, उसको प्रमोट करें, तो हम उन चीजों को गेन कर पाते हैं, उन चीजों को प्राप्त कर पाते हैं जो अपने आप में बड़ा ही इवन कंस्ट्रक्टिव होता है सोसाइटी के लिए। और वो न्यूज इवन जो गैदरिंग का जो प्रक्रिया है उसमें, और एक एक कल्चर डेवलप होता है कि एक्यूरेट हमें
इंफॉर्मेशन लेनी है, ऑब्जेक्टिविटी हमारी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो हमारी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाए, या इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हमारा ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए एग्जाम्पल बने या एग्जाम्पलरी हो। Media research is also used in conducting surveys, public opinion polls, advertising, and public relation, as I earlier told to you. So it's a very much important. Why media research in India, even पूरे वर्ल्ड में इस तरह के, मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा टाइप का चीज है। वेस्टर्न मीडिया का एक एग्जांपल मैंने कोविड को मेजर करने के समय आपको बताया। इंडिया में क्यों ये बड़ा इम्पोर्टेंट है मीडिया में रिसर्च करना, वो मैं आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ कि वी ऑल नो हु नोम्स चोम्स्की, जॉर्गन, इवन मार्शल, मैक्लुहान, बहुत सारे, मैकावेल, सभी लोगों को हम जानते हैं, बट वी डोंट नो एनी इंडियन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट। एक गिन चुन करके इंडियन तो नहीं कहेंगे हम उनको, सधारीकरण मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन निर्मल मणि अधिकारी जी ने दिया है, जो काठमांडू यूनिवर्सिटी से हैं, मेरे मित्र हैं, अच्छे स्कॉलर हैं। लेकिन क्या एक सोचने का विषय नहीं है कि भारत में, इंडिया के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है हजारों हजारों सालों का है, और ये जितने हम थ्योरी और मॉडल्स पढ़ते हैं साइंटिफिक हैं, ये गलत नहीं है, इन्हें हमें पढ़ना चाहिए, हमें वैल्यू करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, या मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं, इस मंच के माध्यम से आप लोगों से बातचीत करके मुझे समझना भी चाहता हूं कि क्या ये जरूरी नहीं है कि जो 10,000 साल पहले एक कम्युनिकेशन के मामले में हम रिच रहे, आखिर उसका आधार, उसकी मॉडल, उसकी थ्योरी पे हमें काम करने की आवश्यकता। कोई तो मॉडल थ्योरी एग्जिस्ट करती होगी, या कोई तो कम्युनिकेशन का मॉडल उस समय रहा होगा। क्या उस पर हम बातचीत नहीं कर सकते? क्या रिसर्च नहीं कर सकते? इस पर क्या हमें कोई रोक रहा है? हम नहीं कह रहे कि ये गलत है, लेकिन क्या हमारी जो एक समृद्ध परंपरा रही है कम्युनिकेशन की, संचार की, उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है क्या? तो वो बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि इसलिए भी इंडिया में बहुत जरूरी है। मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारे लीजेंडरी जर्नलिस्ट रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, हम पुरोधा जिसे हम बोलते हैं, मूर्धन्य हमारे पत्रकार रहे हैं, मीडिया एजुकेटर्स रहे हैं, जिनको हमने पढ़ के सीखा है, समझा है। लेकिन आज जब वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में हम अपने आप को लेके जाते हैं, तो हमारे पास कोई ऐसा कम्युनिकेशन साइंटिस्ट नहीं है जिसको हम कहें कि ये भारत के हमारे कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं। एक प्राइड मोमेंट होता है। मुझे पूरा यकीन है कि इस रिफ्रेशर कोर्स से निकलने के बाद आप में से बहुत सारे लोग इसको आधार बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, और काम करके मुझे लगता है कि भारतीय संचार पद्धति के ऊपर या भारतीय संचार मॉडल के ऊपर कुछ काम होगा। क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेदाज हैं, कितने हजारों वर्ष पुराने हैं, पुराण हैं, आप उनको देखें, हम कि उनका भी तो एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस रहा। तो वो प्रोसेस किस आधार पे बना? क्या इस पर रिसर्च नहीं करना चाहिए? क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करना चाहिए जो हो सकता है कि इन्हीं सबों के बीच में से निकल करके या इन्हीं में से किसी का वो आधार हो? लेकिन क्या हम यही केवल मान लें और अपने जो रिच, जो हमारी पूरी समृद्ध एक परंपरा रही है, जो हमारी समृद्ध कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस रहा है, उस पर बातचीत भी ना करें, उसको सेप अप भी ना करें, वर्ल्ड कम्युनिटी उससे वंचित रह जाए? या हम वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या एक ऐसा कम्युनिकेशन साइंटिस्ट नहीं दे सकते? आप में से कोई क्यों नहीं हो सकता? इस पर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है क्या? तो मुझे लगता है इस पर बातचीत करना चाहिए। और हमारे चाहे नाटक का सिद्धांत हो, आचार्य रुद्र दंडी, जरूर माखनलाल चतुर्वेदी में आदरणीय प्रोफेसर कुटियाला जी ने कुछ प्रयास इस पर किया है, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी इसमें भारतीय काव्य शास्त्र से लेकर के वेस्टर्न काव्य शास्त्र, हमें विदेशियों जो जो वेस्टर्न्स जो कम्युनिकेशन मॉडल है उनको भी पढ़ना है, खूब पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जो हमारी अपनी लिगेसी है, जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको हमने अभी देखा नहीं, जिसको समझा नहीं, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए। क्योंकि आने वाले जो
कम्युनिकेशन साइंटिस्ट हैं वो बड़े उन पर बड़ी आशाएं लगा करके भारत देख रहा है। और जब हर फील्ड में हम आगे निकल रहे हैं तो इस संचार के फील्ड में या संचार के क्षेत्र में हमें क्यों आगे नहीं जाना चाहिए, इस विषय पर बोलना ही हमें पड़ेगा। इसलिए इंडिया में भी इसका रिसर्च करना उतना ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरी बात मुझे बड़ा दुख होता है कि अ, हम लोग जितने भी बड़े विद्वान हैं, हमारे जितने पुरोधा हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कोई नजर नहीं आता जो ये फ्लेवर जगाने में, ये एक स्पार्क जगाने में कामयाब रहे कि क्यों ना हम इस तरीके से भी सोचें ताकि दुनिया में हमारी एक से हो, कम्युनिकेशन की एक हमारी बात हो जिसकी एक इतनी रिच परंपरा रही है। हम 100 साल मीडिया एजुकेशन के मना रहे हैं। क्या हम देने के या कुछ एक पिलर खड़ा करने के मूड में है क्या वर्ल्ड कम्युनिटी को? क्यों ना हम आज से आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के साथ ये वादा करें कि अगले आने वाले वर्ष में या 2 वर्ष में या 4 वर्ष या 5 वर्ष में हम भारतीय संचार पद्धति की एक ऐसी मिसाल खड़ा करेंगे कि दुनिया इसको सराहेगी, दुनिया भी इससे सीखेगी, हम भी दुनिया से सीखेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म तो हम तैयार कर ही सकते हैं। एक दूसरी बात, in recent times we need more research in the field of mass communication to clarify the relationship between government and the fourth pillar of the democracy। एक बहुत बड़ी बात है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि दोनों के बीच का एक्चुअल रिलेशनशिप क्या है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र जिसे हम कहते हैं अ, वो जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो है, क्या मीडिया भी वही काम करती है, जनता की आवाज उठाती है, जनता के लिए उठाती है। और हम में से ही कोई मीडिया कर्मी बनता है तो जनता द्वारा ही रन की जाती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, रीजन क्या है इसके पीछे कि क्या मीडिया में डेमोक्रेसी है क्या? क्या मीडिया में टैलेंट के बल पे ही लोग जाते हैं क्या? तो नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते? क्या इसके पीछे भी मीडिया में रिसर्च की आवश्यकता है क्या? एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाता है रिसर्च के माध्यम से या बनाने का प्रयास हम कर सकते हैं जिसके आधार पर हम ये तय कर पाए कि मीडिया हमारी बहुत ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर जो एक्चुअल टैलेंट है, जो एक एक डिजर्विंग टैलेंट है, जो डिजर्व करता है वो उसको मिलता है। बड़े दुख के साथ जो मेरा अनुभव है, लगभग 12 वर्षों का मेरा इंडस्ट्री का एक अनुभव रहा है, 12-14 वर्षों का लगभग, और लगभग 8 8 वर्षों या 10 वर्षों का लगभग एकेडमिक जर्नी भी रहा है। मैं मेरी अपनी समझ से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप लोग मुझे सही भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में या मीडिया एजुकेशन में भी इस तरह की प्रैक्टिस का थोड़ा सा अभी आप लोग इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस रूप में कहने के लिए बाध्य नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की प्रैक्टिस का अभाव दिखाई देता है। बहुत सारे एक एक्चुअल सेंस वाले जर्नलिस्ट या मीडिया कर्मी या मीडिया पर्सन या मीडिया एजुकेटर्स इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि सरकार के प्रहरी के तौर पे या वॉचडॉग के तरह पे डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अगर मीडिया और सरकार में इस तरह की या डेमोक्रेसी और कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के बीच में एक इस तरह का रिलेशन हो जिसमें एक ट्रांसपेरेंसी हो, जिसमें एक एजुकेशन हो, जिसमें एक एंटरटेनमेंट भी हो, एंटरटेनमेंट कंस्ट्रक्टिव हो। एंटरटेनमेंट डजंट मीन कि वो फुहड़पंती हो या कुछ इस तरह की चीजें हो। ऑलवेज यू जस्ट इवन इमेजिन कि कुछ एक प्रैक्टिसेस रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का प्रैक्टिस याद कर लीजिए, या अभी रिसेंट में भी जो वर्तमान सरकार चल रही है इसमें भी मीडिया को लेकर के एक अलग अलग तरह के दूसरे सो कॉल्ड लोग क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन क्या हमें रिसर्च इस पर नहीं करना चाहिए, बातचीत नहीं करना चाहिए, या उनको भी बातचीत करने के लिए न्योता जैसे आप लोग हमेशा देते ही रहे होंगे या देते हैं, न्योता नहीं देना चाहिए कि जो अभी वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं इसमें अच्छी चीजें क्या है और आपको क्या बुरी चीज लगती है जिससे आप आलोचना करते हैं। केवल बुराई करने के लिए बुराई करना मुझे लगता है ठीक बात नहीं है, इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और मीडिया वहीं पर क्रेडिबल नहीं होती।
मीडिया को क्रेडिबल बनाना है, लोकतंत्र को मजबूत बनाना है, तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच के एक ऐसा परिपक्व रिलेशनशिप होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे को इतना स्पेस दे सकें कि दोनों लोग अपनी बातों को कहें और वो सारी बातें जनता में जाए, क्योंकि दोनों ही जनता के नुमाइंदे एक तरह से माने जा सकते हैं, जनता की आवाज, डेमोक्रेसी का एक पूरा प्रक्रिया भी। और जो फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट जो हम क्लेम करते हैं, इवन इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट स्टिल वी कैन क्लेम कि यस, अगर ऐसा हुआ तो हम उसको आगे कामयाब कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ येलो जर्नलिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, ये इंडिया में इसलिए भी क्योंकि इंडिया में येलो जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस चल रहा है, जिस पर ब्रेक लगाने की कुछ हद तक आईटी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने और आईटी लॉ में कुछ प्रोविजन है, लेकिन उस रूप में दिखाई नहीं देता जिस रूप में वो ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार ने कुछ प्रयास किया, लेकिन उसकी आलोचना के केंद्र में लोगों ने उनके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी और कंस्ट्रक्टिव डेमोक्रेसी में या स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में इतनी हमारी मैं क्या बोलूं, सहन शक्ति होनी चाहिए या इतना स्पेस हमें उस बहस को देनी चाहिए, जिससे कि यह पता चले कि नहीं, हमें बहुत ही ज्यादा इसको उस रूप में समझने की आवश्यकता है जिससे येलो जर्नलिज्म जो सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, उस पर एक बैरियर लगाया जा सके, उस पर एक रोक लगाया जा सके, उसके प्रैक्टिस पे एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन दिया जा सके, ताकि वो येलो जर्नलिज्म से हट करके एक्चुअल जर्नलिज्म, एक्चुअल मीडिया प्रैक्टिस के ऊपर आ सके। इसलिए इंडिया में मीडिया रिसर्च की मुझे लगता है कि आवश्यकता है। To provide the policy makers with recent data to overcome the loopholes in the journalistic practices. Recent data और actual data, मैं एक स्टोरी आपको शेयर कर सकता हूँ। आई वॉज डूइंग द रिसर्च इन जामिया मिलिया इस्लामिया, तो मैं सतना महर और सत्ता और महर दो जगह गया मध्य प्रदेश में। इट वॉज एकेडमिक विजिट फॉर मी, जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू। वहां पर मैंने वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कुछ वहां के सिंचाई विभाग के डाटा कलेक्ट किए, और मैंने ग्राउंड पे जो लोग डाटा कलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनसे बातचीत की। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने मैहर की जो डाटा थी तो उसी को थोड़ा आधार बना के, क्योंकि मोरलेस जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो दोनों की एक जैसे है, तो हमने उसी को आधार बना करके डाटा अपना थोड़ा सा तैयार कर लिया। हम लोग ग्राउंड पे नहीं गए। मजे की बात देखिए, जब मैं मैहर गया तो मैहर में जब मैंने उन लोगों से, कंसर्न लोगों से बातचीत की, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमने सतना के जो डाटा थी, अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो एक्यूरेट डाटा है, एक्यूरेट डाटा नहीं है, या डाटा क्रिएटेड है। तो वो डेटा का जो साइंस है, जो जो सो कॉल्ड लोग कोट करते रहते हैं कि ये डेटा है, ये डेटा है, ये डेटा है, मुझे लगता है कि उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। इसलिए इंडिया में जो डेटा साइंस के विद्वान हैं, जो पुराने डाटा को आधार मान करके बहुत सारी लंबी लंबी बातें और आदर्श बातें करते हैं, मुझे लगता है कि उस डेटा की जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिन है, या जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है, उस पर भी सोचने की और समझने की या उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। क्योंकि इंडिया में वर्षों से, लगभग पिछले 70 वर्षों से, 70-72 वर्षों से, या उस पर काम करने की आवश्यकता है। उस पर काम नहीं हुआ है, या अगर काम हुआ है तो उसमें ईमानदारी नहीं रही है। तो वर्तमान में जो सरकार है वो करते हुए नजर तो आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको और भी पॉलिश करने की आवश्यकता है। और आप जैसे जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो अगर इस पर काम करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो काम कामयाब होगा और लोग उसको कंस्ट्रक्टिवली लेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट भी दिखाई देगा। टू प्रोवाइड द पॉलिसी मेकर्स विद रिसेंट डाटा टू ओवरकम द लूपहोल्स, मैंने जैसे आप लोग को बताया। अब रिसर्च और ओवरव्यू की बात करें, and if we cannot talk different aspects of research in even journalism or media, why we can take only journalism, it's only heading just, we can take even entire media. So we can take print media research, print media research, you can even understand print media जब मैं बोल रहा हूँ
तो रिसर्च जो न्यूज़पेपर है, मैनेजमेंट रिसर्च है, रीडेबिलिटी, जितने भी मटेरियल हैं, मैगजीन्स है, वेबसाइट्स है, उनके ऊपर बात किया जा सकता है और उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी बात की जा सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मीडिया रिसर्च एंड ओवरव्यू बात करें तो उस पर बात करें। अब आप प्रिंट का देख लीजिए। आप सोचिए, एडिटोरियल की जगह कम हो गई। एडिटोरियल कई बार ऑब्जर्वेशन से ज्यादा रिसर्च हुआ करता था और उस पर बहुत सारी, तो कई सारे न्यूज़पेपर में अब तो एडिटोरियल के लिए जगह ही नहीं बची। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि एडिटर के लिए, एक्चुअल एडिटर के लिए जगह नहीं बची। एडिटर बाय डेजिग्नेशन जरूर लोग हैं, लेकिन बाय प्रैक्टिस एडिटर है क्या, ये क्वेश्चन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म, क्योंकि बिजनेस को, कॉमर्स एंगल को, इकोनॉमिक एक्सपर्ट को हटाया नहीं जा सकता, उसके बिजनेस को किनारे करके नहीं देखा जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके दोनों के बीच का एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है, जिससे सोसाइटी का नुकसान भी ना हो और जो रीडर है प्रिंट मीडिया का, वो भी उससे लाभान्वित हो और उस रूप में फिर हम उसको आगे लेकर के जाएं। तो मुझे पूरा यकीन है कि प्रिंट मीडिया के रिसर्च में भी, प्रिंट मीडिया के अभी कितने सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, छोटे छोटे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल के, उनके ऊपर रिसर्च बहुत कम है और उनके पूरे फंक्शनिंग पर रिसर्च बहुत कम है, उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर रिसर्च बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी रिसर्च बढ़ाने की आवश्यकता है और उस पर रिसर्च होने चाहिए। आप सोच के देखिए कि लगभग छोटे बड़े मैगजीन मिला करके 50,000 से ज्यादा अलग अलग हिस्सों में देश के जन इस तरह के पब्लिकेशंस हैं प्रिंट मीडिया में। वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो उसके ऑर्गेनाइज्ड न होने के पीछे कारण क्या है, इस पर बहुत कम रिसर्च है। हम बड़े न्यूज़पेपर्स के कंपैरेटिव स्टडीज ले लेते हैं या उस तरीके की चीजों को हम कंपैरेटिव स्टडी में या डाटा एनालिसिस में या एनालिटिकल रिसर्च के अंदर हम उसको रख लेते हैं, लेकिन एम्पिरिकल स्टडीज के रूप में हम कम जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए अ, उस समय वो शायद उतने महत्व के न लगते हों, लेकिन एक्चुअल में उनका महत्व ज्यादा है। हमने कई बार प्रिंट के जो रिलीजियस बुक्स हैं, जो छोटे छोटे निकलते हैं, या जो पंपलेट्स हैं, उनके ऊपर हमारे काम कम है, उस पर काम बढ़ाने की जरूरत है। रिसर्च इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेटिंग रिसर्च जैसे टीवी, रेडियो, नॉन रेटिंग रिसर्च, प्रोग्राम रिसर्च, म्यूजिक रिसर्च, मिसलेनियस रिसर्च, मार्केट स्टडीज, फॉर्मेट स्टडीज, फॉर्मेट रिसर्च स्टडीज, स्टेशन इमेज, इस तरह की चीजें हैं जिस पर हमें सोचने की और समझने की जरूरत है। एक ओवरव्यू चूंकि देना रहता है, जिसके ऊपर बातचीत करने की हमें जरूरत रहती है, हम लोग करते भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि रेडियो में भी किस तरह के प्रोग्राम, कम्युनिटी रेडियो पर रिसर्च आजकल खूब चल रहे हैं, खूब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या कम्युनिटी रेडियो के इम्पैक्ट के ऊपर रिसर्च के अलावा कम्युनिटी रेडियो के एस्पेक्ट्स के ऊपर रिसर्च है क्या? ये एक बड़ा प्रश्न है। कम्युनिटी रेडियो की इम्पैक्ट में से अब ये देखने का विषय है कि कम्युनिटी रेडियो किस सेंस में चलाए जा रहे हैं और इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, इस पर कितने रिसर्च, कोई सुझाव ऐसे आते हैं क्या? कम्युनिटी रेडियो का जरूर आप लोगों को सैकड़ों की संख्या में आपको रिसर्च ऐसे मिल जाएंगे जो कम्युनिटी रेडियो पर हैं और अच्छे रिसर्च मिल जाएंगे, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। लेकिन कम्युनिटी रेडियो के जो स्कोप्स हैं या कम्युनिटी रेडियो के लिए जो जगह चाहिए या जिस कम्युनिटी में चाहिए, उसमें रिसर्च करके गवर्नमेंट के हैंड को हम मजबूत कर रहे हैं क्या, कि उस कम्युनिटी के लोगों को कम से कम रेडियो के माध्यम से एजुकेट किया जा सकता है, क्योंकि रेडियो इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम, वो उसकी रीच जो है 100% लोगों तक होती है। तो क्या हम उस तरीके के मैकेनिज्म बना सकते हैं, लोगों को उससे जोड़ सकते हैं? और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर कम्युनिटी रेडियो ने ऐसे करके दिखाया है। तो क्या हम कर सकते हैं, या जरूरी है कि यूनेस्को या यूनिसेफ की कोई प्रोजेक्ट आएगी, कोई बाहर का टैग लगेगा तभी हम रिसर्च करेंगे? या हमारे इंडिया में क्या इस तरह की मैकेनिज्म नहीं है? मैं उनसे भी अपील करता हूं, जो एजेंसियां हैं जो रिसर्च को प्रमोट करती हैं, कि इस तरीके के रिसर्च को, कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च को क्या प्रमोट करें, वहाँ कम्युनिटी रेडियो का क्या रोल हो सकता है, उसके बारे में बात करें। ऐसी कोई प्रोविजन या ऐसा कोई सुविधा हम बना सकते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा हेल्पफुल होगा और वो पूरा मीडिया का जो सेंस है, उसकी क्रेडिबिलिटी का जो
सवाल आजकल उठ रहा है, उसको रोका जा सकता है। उसी तरीके से अगर हम टेलीविजन को ले लें, आजकल रेटिंग का एक पूरा मैकेनिज्म तैयार हो गया कि किसकी टीआरपी कितनी है, कितना किसकी ब्रेकिंग न्यूज है, नहीं है। ये करने के बजाय आप मान के चलिए कि क्या हम एक्चुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्या वो ज्यादा क्रेडिबल नहीं होगा क्या? यहाँ दो लॉ का मैं जिक्र करता हूँ। हमारे वहाँ लोगों ने पता नहीं कैसे क्या रिसर्च का आधार है, समझ नहीं आता। सेज कहता है, इकोनॉमिक्स के दो रूल है सेज और केन। सेज कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये लोग कहते हैं कि पब्लिक देखना चाहती है। ये ब्रेकिंग न्यूज वाला कंसेप्ट या ये जो 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 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आजकल परोसा जा रहा है, क्या पब्लिक सच में वो देखना चाहती है? आपने रिसर्च किया है क्या वैसे? क्या वो प्राइम टाइम के झगड़े से पब्लिक खुश होती है क्या? आज क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन अगर उठा है तो क्या इसका एक सबसे मेजर कारण ये नहीं है क्या? आप 10 बाबाओं को बुला लेते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को बुला करके कंस्ट्रक्टिव डिबेट के बजाय एक दूसरे से लड़ रहे होते हो प्राइम टाइम में। ये कहीं डिबेट का सेंस है क्या? मैं अप्रिशिएट करता हूं उन चैनलों को, मैं बिना नाम लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उन चैनलों को जो अच्छे डिबेट कराते हैं। मैं इसको कोई फ्लेवर नहीं देना चाहता, लेकिन अच्छे डिबेट के लिए स्पेस होना चाहिए, एक मैकेनिज्म होना चाहिए, एक 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 रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर कोई आता है तो ये आप लोगों को तय करना पड़ेगा बतौर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, बतौर चैनल, कि नहीं ऐसे लोगों को अगर हम रखेंगे तो पब्लिक में जो मैसेज जाएगा वो गलत जाएगा। और क्यों भेजना है वैसा मैसेज? वो आपके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठाता है केवल इसलिए क्योंकि कमर्शियल एंगल आपका सेटिस्फाई हो रहा है। आप भूल रहे हैं कि आज आपका कमर्शियल एंगल जो सेटिस्फाई हो रहा है, कल आपको लोग देखना बंद कर देंगे। और ये विश्वास मानिए, मैं आप लोगों के समकक्ष ही हूं, लेकिन आप इस बात के गवाह बनेंगे कि आज जिस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या जो मीडिया चैनल्स इस तरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल उनके एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वो उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाएगी। लोग उनके क्रेडिबिलिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और उनको देखना बंद कर देंगे। तो टीआरपी का सारा खेल बंद हो जाएगा। आप देखिए कोरोना काल ने आपको सिखाया, कोरोना काल ने सिखाया कि आज भी रामायण महाभारत क्यों रिलेवेंट है, क्योंकि उसमें वैल्यूज है, क्यों वो क्रेडिबल है, वो उस तरह के इंफॉर्मेशन लोगों को, एंटरटेनमेंट उस तरह के लोगों को दे रहा है। आप लोगों को इस बात को तो समझना पड़ेगा। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, आई एम नॉट taking this example with specific some specs. No, it's not my meaning. It's not my even say. आप लोगों को ये समझना है कि जो एक्चुअल प्रैक्टिस है क्या उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमोट कर रही है, या ये जो खबरिया चैनल है प्रमोट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो रिसर्च करना पड़ेगा हमें, क्योंकि रिसर्च की आवश्यकता है वहां पे। एक बेहतर चीज है, लोगों ने केंज कहता था प्रिंसिपल जैसे सीज का, मैंने कहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स डिमांड, पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा कर लेती है। आप कुछ भी परोस कर रहे हैं। और जैसे एक एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रोडीज एक वो आता है, रोडीज में जिस तरीके की चीजें होती है या बिग बॉस में जिस तरीके की चीजें होती है, उस तरीके की चीजों को जब आप लेकर के जाते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसके दर्शक पैदा हो जाते हैं। आप कहते हैं कि लोग देखना चाहेंगे, उससे मूल्यों का किस तरह से ह्रास हो रहा है। इंटरटेनमेंट एक अच्छी बात है, करनी चाहिए। क्या उस इंटरटेनमेंट को रीडिजाइन नहीं किया जा सकता? क्या बिग बॉस को रीडिजाइन नहीं किया जा सकता? क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? क्या उसको सेंसिबल और वैल्यू बेस्ड नहीं बनाया जा सकता है? क्या बनाया जा सकता है? दुनिया में आप एग्जाम्पल सेट करिए, दुनिया को आप कॉपी करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस पर आप लोग को सोचने और समझने की आवश्यकता है, और ये बहुत जरूरी है। हम किसी भी मामले में दुनिया को कॉपी कर रहे हैं, हम ट्रेंड सेटर ना बन करके ट्रेंड फॉलोअर बन गए हैं, फिर हमारे लिए रिसर्च की आवश्यकता तो खत्म होती है। फिर हम रिसर्च क्या कर रहे हैं? हम तो जो चीजें एग्जिस्टिंग है, दूसरे लोग कर रहे हैं वही कर रहे हैं। हमने रिसर्च क्या किया? हमारे सोसाइटी के हिसाब से, उनके सोसाइटी के हिसाब से वो बेहतर था, उन्होंने रिसर्च कर डाला। क्या आपने भी अपने सोसाइटी के लिए, अपने सोसाइटी के सेंस को समझते हुए रिसर्च करके इस तरह के प्रोग्राम डिजाइन किए? क्या नहीं किए? इसी तरह खबरिया चैनलों की हालात है। खबरिया चैनलों में भी समाज में जिस तरीके से एक एक अलग अनरेस्ट सा बना हुआ खबरिया चैनलों को लेकर के, ये सोचने का विषय। माफ कीजिएगा मेरे दोस्त, अगर ये आज हम चिंता नहीं करेंगे तो कल हम बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएंगे। तो इसलिए ये इस रिफ्रेशर कोर्स के माध्यम से आप सभी दोस्त अच्छे साइंटिस्ट हैं, अपने अपने फील्ड में सोशल साइंटिस्ट हैं, आप सभी लोगों को मिलकर के, हम सभी लोगों को मिलकर के तय करना पड़ेगा। आज एक 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 दृढ़ता के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि इस तरह की प्रैक्टिस को हम प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन कई बार एक क्वेश्चन मेजर उठता है कि क्या कमर्शियल एस्पेक्ट्स हमें इस बात को अलाउ करता है? क्या हमारी जीविका फिर चल पाएगी? क्यों नहीं चलेगी? आप सोच के देखिए।
आप स्वयं में अपने आत्मावलोकन करके देखिए कि क्या हम जीविका आजीविका इस आधार पर आगे लेकर के नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जब रिस्क बिजनेसमैन जब बड़ा रिस्क लेता है तो वो चल सकता है। आप सोचिए, भारत जैसे मूल्य मूल्यवान देश, या भारत जैसे मूल्य समृद्धि करने वाला या वैल्यू बेस्ड कंट्री जो मूल्यों का संवर्धन करता है, वहां पर फूहड़ इस तरह के प्रैक्टिसेस चल सकते हैं, तो अच्छे प्रैक्टिसेस नहीं चल सकते क्या? अच्छे प्रैक्टिसेस में रामायण महाभारत का मैंने उदाहरण दिया कोरोना काल में, और उसकी टीआरपी उतनी जो अपने एग्जिस्टिंग टाइम में जब था उससे ज्यादा था। अच्छे चीजों के लिए प्रमोशन नहीं मिल सकता क्या? मिलता है। मुझे लगता है कि हमें इस पर सोचने की आवश्यकता है। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इस तरह की चीजों को थोड़ा सा एक और भी क्वेश्चन उठता है कि आज युवा ये देखना चाहता, मैं आपसे शेयर करना चाहता, आप कैसे ये तय कर लेते हैं कि युवा का सेंस ये है, युवा ये देखना चाहता? मैं दो उदाहरण दूंगा आप लोगों को। शिव कांवड़िया यात्रा भगवान शिव के दर्शन करने की यात्रा है। उसमें देखिए, कांवड़ लेकर के जाने वालों में क्या वो युवा लेकर के जाता है, वृद्ध लेकर के जाता है, उसमें परसेंटेज किसकी ज्यादा है? माता वैष्णो का दर्शन करने के लिए कोई जाते हैं, आप अनुभव कीजिए, आप उसका एनालाइज कीजिए, उसका सर्वे कीजिए, उसको उसका आकलन कीजिए कि उसमें युवाओं का कितना बड़ा हिस्सा होता है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि युवा वो ही देखना चाहता है, वो उस तरीके की चीजें जो मूल्यों में हरास करता है वो देखना चाहता है? नहीं, हमारा युवा, अगर आप बहुत अच्छा वैज्ञानिक ढंग से होमवर्क करके जाते हैं तो हमारा युवा अच्छी चीज देखना चाहता है और अच्छा चीज को प्रमोट भी करता है। तो वी आर on a such platform, we can even promote that kind of practices. If we have such kind of homework, definitely we can. But at least we should have some awareness कि नहीं, हमें इस तरीके का एंड इंटेंशन कि हमें इस तरीके का एक एफर्ट डालना है, तो हम डाल रहे हैं क्या? तो एक ये भी है। और सिनेमा के बारे में भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक प्रयास हुआ है, मैं साधुवाद देता हूँ चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल से जुड़े हुए सभी लोगों को कि वो भारतीय सिनेमा में भारतीयकरण पर बातचीत कर रहे हैं। और क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप कहीं की दूसरे जगह की मूवी देखते हैं, वहां पर उस देश का रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है, तो आपके सिनेमा में इस तरह की बातें क्यों नहीं होनी चाहिए, जो जो दुनिया को एक 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 संदेश दे, शांति का, समृद्धि का संदेश दे। हम तो ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। क्या ये गलत है? हम पूरे विश्व की कल्याण की कल्पना करते हैं, क्या ये गलत है, या क्या ये गलत प्रैक्टिस है? क्या दुनिया में जो आज अनरेस्ट है, आपको नहीं लगता कि इस मंत्र की आवश्यकता, इसके मंत्र को अपनाने की आवश्यकता और उसको जीने की आवश्यकता ज्यादा है? चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखें, सैन्य दृष्टि से देखें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्या? तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए मैंने आप लोगों से जब ये साझा कर रहा हूँ, आप सभी लोग अध्यापक हैं और अलग अलग हिस्सों से जुड़े हुए हैं, और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में ये एक डिस्कोर्स प्रारंभ कर रहा हूँ, एक डिस्कशन का एक प्लेटफॉर्म ओपन कर रहा हूँ कि यू शुड ऑल्सो डिस्कस ऑन पर्टिकुलर दीज पॉइंट्स सो दैट वी कैन इम्प्रूव द सोसाइटी इन दैट सेंस। अगर हम वो काम नहीं कर पाएंगे तो आप कल्पना करके देखिए कि हम क्या अपने आने वाली जनरेशन के साथ, या अपने देश के साथ, या मानवता के साथ हम जस्टिस कर रहे हैं क्या? तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें आवश्यकता है कि इसके साथ हम जस्टिस करें और हम उसको आगे लेकर के जाएं। एक अलग और बात है कि रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग के बारे में अगर बात करें, मुझे लगता है कि कार बेचना या गाड़ियां बेचना, बड़े बड़े मॉल्स में जो एडवर्टाइजिंग होती है, वो एक उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। आप सोचिए कि एक भारतीय महिला उसके उस रूप को, जिस रूप में आप गाड़ी बेचते हुए या एडवर्टाइजमेंट या उसकी जो विज्ञापन करते हुए आप देखते हैं, क्या वो बहुत जरूरी है? क्या भारत में विज्ञापन, उसी की विज्ञापन को करके वो गाड़ियां बिकेगी? नहीं तो नहीं बिकेंगी। क्या जो मैं उदाहरण
इसलिए नहीं दे रहा जिसका, केवल इस सेंस में कि उसका विक्रय या उसका सेलिंग प्रोसेस को प्रभावित करता है कि नहीं। क्या अरबियन कंट्रीज में गाड़ियां नहीं बिकती? मैं कहता हूं क्या वहां पुरुष गाड़ी चलाते हुए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता? ये मुझे लगता है, मैं क्वेश्चन नहीं उठा रहा, वो उनका राइट है, वो जैसे मर्जी विज्ञापन करें, उनकी लाइवलीहुड, उनकी डिग्निफाइड वे में। मैं किसी ड्रेसिंग सेंस पे क्वेश्चन उठाने वाला ना तो मुझे राइट है, ना ठीक है, ना उचित है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या रिसर्च का एक दूसरा पहलू नहीं हो सकता? वेस्टर्न रिसर्च पॉलिसी इन एडवर्टाइजिंग, इज इट नेसेसरी? कैन वी नॉट? बाबा रामदेव आज दुनिया के लिए एक स्टडी का ये विषय है कि बाबा रामदेव ने स्वदेशी के आधार बनाकर, स्वदेशी को आधार बनकर बना करके पतंजलि को प्रमोट किया है। क्या पतंजलि के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं? या क्या पतंजलि का जो रेवेन्यू है वो डे बाय डे नहीं बढ़ रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि वेदर रामदेव बाबा इज डूइंग करेक्ट थिंग और रॉन्ग थिंग। नो, दिस इज नॉट माई ड्यूटी। आई एम जस्ट गिविंग this kind of, yeah, this overview. On in the light of that, you can even absorb, if you have different kind of original practice, value based practice, definitely it will be work in your future and it will satisfy your business goal. So why not we can do that kind of thing? Why we always follower of the western kind of concept? तो मुझे लगता है कि इस पर बात करने की आवश्यकता होनी चाहिए। रिसर्च इन पब्लिक रिलेशन इज ऑल्सो अ सेम थिंग। मुझे कहते हुए इस बात की खुशी हो रही है कि हमें इस पर भी एक बातचीत जरूर करनी चाहिए। अब चूंकि रिसर्च, मीडिया रिसर्च एंड ओवरव्यू की बात करें और रिसर्च प्रोसेस, इफ यू कैन नॉट डिस्कस रिसर्च प्रोसेस, it will be just like a half filled kind of even experience sharing. So we have to also know the research process, कि क्या होता है research process. As we all know, research process consists of series of even actions or steps necessary to effective carry out research. First one, हम जानते हैं कि अगर अब इतनी सारी बातें हमने कहा है आप लोगों को, तो आखिर रिसर्च प्रारंभ कैसे करें, रिसर्च को कैसे हम एक बार आगे लेकर के जाएं। तो पहला हम ले सकते हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सबसे पहले की रिसर्च की प्रॉब्लम, मैंने इतने सारे ओवरव्यू आपको दिए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि रिसर्च प्रॉब्लम आपके लिए आपका ऑब्जर्वेशन से मिल सकता है, आपके रीडिंग से मिल सकता है, आपके अलग अलग एक्सपीरियंस से मिल सकता है, पॉलिसीज लूप होल से मिल सकते हैं। पॉलिसी पैरालिसिस किसी चीज का है तो वाई क्यों है, उससे आप निकाल कर के कह सकते हैं। तो इस तरह लिटरेचर रिव्यू, जैसे मैंने बताया आपको, इससे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होती है। तो इसके लिए एक रीडिंग हैबिट या ऑब्जर्वेशन हैबिट या इवन वॉचिंग हैबिट, ऑब्जर्व, ये बढ़ानी ही पड़ेगी आप लोगों को। तो वो जरूरी भी है और वो करना भी चाहिए। एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू मैंने आपको बता ही दिया कि उस पर बहुत जरूरी है। रीडिंग हैबिट हमारी कम हो रही है। जनरली आजकल हम देख रहे हैं कि पढ़े बिना लोग लिख रहे हैं और सुने बिना लोग बोल रहे हैं। मुझे जरूरत इस बात की अपने समय भी महसूस होती थी कि ज्यादा कम से कम और महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। अमाइल दुर्खाइम, द ग्रेट सोशल साइंटिस्ट, इस बात को कहते थे। अगर मैं ये लाइन बोल देता आप लोगों को तो लगता कि ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, उसको ये कह रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में जो अभी नई शिक्षा नीति आई है, उसके जड़ में जो काम करने वाली एक संस्था है भारतीय शिक्षण मंडल, उसने भी इस बात को हमेशा इस बात को फोकस करती है। रिसर्च फॉर रिसर्जेंस करके उनका एक विंग है, वो इस बात पर फोकस करते हैं कि कम से कम हमें डेली सोने से पहले 10 पेज पढ़ना चाहिए और 1 पेज लिखना चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? आसान सा काम है, लेकिन फिर भी हम सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, इंटेलेक्ट को बिलोंग करते हैं। अगर हम ऐसा करें, मैं आपको एक मंत्र भी देता हूँ। मैंने हाल ही के दिनों में
कई सारे किताबों की लेखन की है। मुझे खुशी होती है जब मैं कुछ लिखता हूँ, और एक अलग से फिर चुनौती भी मिलती है, चैलेंज भी होता है कि इतने पर रुकना नहीं है, इसको आगे बढ़ना है। एक भूख सी है, एक लालच सी है। वो लालच कई बार मुझे भारी भी पड़ती है, स्वास्थ्य पर सीधे सीधे असर डालती है। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि आप सभी लोगों को या आप सभी जो हमारे दोस्त मित्र हैं यहाँ पर, सभी लोग कम से कम 10 पेज डेली पढ़ें और एक पेज लिखें। अगर ये प्रैक्टिस आप लेकर के आते हैं तो जो भी विषय को अपना स्वाध्याय का आप केंद्र मानेंगे या जो भी रिसर्च आप करेंगे, बेहतरीन रिसर्च होगा। और अगर ऐसा रिसर्च आप करने में कामयाब रहे या इस प्रक्रिया को अपने जीवन में उतार लें, जो भी स्टडी की ये प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि अपने आप लेखन शक्ति को बढ़ा पाएंगे और लोग आपके इस कार्यों को सराहेंगे, आपको पहचान मिलेगी, आपकी अपनी एक एक अलग से होगी। तो पढ़ने का कोई अल्टरनेट नहीं होता, उसको बढ़ाना चाहिए। तो दूसरी जो प्रोसेस है, एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, ये करने की आवश्यकता है। तीसरा जो काम करते हैं हम रिसर्च प्रोसेस में, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस। जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चंस है, रिसर्च प्रॉब्लम्स है, उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन, हाइपोथेसिस टेंटेटिव सॉल्यूशन, तो उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन या टेंटेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन हम वो देते हैं और उसको बाद में हम टेस्टिफाई करते हैं। आपके पूरे प्रोफेसर कोर्स में जरूर मैंने देखा है, मनोज दयाल जी रिसर्च के ऊपर बातचीत करेंगे और बड़ा विस्तार से बातचीत करेंगे। प्रोफेसर मनोज दयाल जी, उनका अपना अध्ययन है इसके ऊपर, पूरे रिसर्च के ऊपर, तो आपको बताएंगे भी। वो आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों को जब हम समझने की कोशिश करें तो हाइपोथेसिस, कई बार टेस्ट में नल हाइपोथेसिस भी होता है, कई बार एब्सोल्यूट हाइपोथेसिस भी होता है, कई बार सेमी हाइपोथेसिस भी हो जाता है। वो पूरा आपका टेस्टिफाइंग और जर्नी के ऊपर रिसर्च के बेस्ड है। तीसरा है प्रिपेयरिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस पर ज्यादा बात मैं चूंकि नहीं करूंगा, ओवरव्यू केवल देना है मुझे मीडिया के ऊपर। मैं एक छोटा सा प्रोसेस, क्योंकि एक हिस्सा हो सकता है, मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप उसको डाटा एनालिसिस करेंगे, सर्वे पर बेस्ड रखेंगे, आपका क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, किस तरह का रिसर्च है, कौन सा मेथड अपना रहे हैं। ये आप सब लोग मीडिया एजुकेटर्स हैं, मीडिया को समझने वाले लोग हैं, देश के विभिन्न भागों से आए हैं, आप बेहतर इसको समझते हैं और इस रिफ्रेशर कोर्स में आपको इससे बेहतर इनपुट्स और मिलते जाएंगे और आप अपने नॉलेज में कुछ ऐड ऑन करके ले जाएंगे और उससे पूरा मीडिया फैटर्निटी या मीडिया एजुकेशन बेनिफिटेड होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। फिर डेटा कलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, आई एज यू नो। फिर उसको एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। कई बार डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो मैनिपुलेटेड होता है। आई होप कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन या डाटा कलेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया, आपका सतना और मेयर का एग्जांपल दिया, वो उस तरीके का ना हो और उसकी मैनिपुलेशन ना हो और उसका रिजल्ट भी एक एक्यूरेट सेंस में रिजल्ट निकले। और एनालिसिस जब करे तो उसका इंटरप्रिटेशन उस रूप में हो। तो ये आपके लिए हर जगह हर वक्त फायदा करेगा। रेप्लिकेशंस अप टू डेट ये करता है आपके स्टडी को। और लास्ट में मैं अगर कहूँ कि कंक्लूजन मैं देना चाहता हूँ, तो कंक्लूजन उस सेंस में मैं दे सकता हूँ कि मास कम्युनिकेशन रिसर्च इन इंडिया इज poised एट वेरी क्रुशियल जंक्चर। आप समझिए इस बात को कि बहुत अभी ऐसे क्रुशियल मोड़ पे है कि यहाँ से हमारी पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरा एक जो हमारा डिग्निटी है रिसर्च का, खासकर मीडिया रिसर्च का, वो क्वेश्चन मार्क उस पर लग रहा है। आज अगर हम इसको नहीं सीखे, नहीं सबक ले पाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमें, जो हमारी जनरेशन है, वो माफ नहीं करेगी। और जब उस क्षेत्र में माफ नहीं होगी, क्योंकि हमारा रिसर्च, आप देखिए मीडिया रिसर्च इन्वायरमेंट को लेकर के क्या है, इतने सारे इन्वायरमेंट डिजास्टर्स वगैरह चीजें हो रही है, लेकिन मीडिया की रिसर्च उसमें कम दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है उसमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। मीडिया का साइंटिफिक रिसर्च अगर देखें या साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में रिसर्च देखें तो बहुत कम है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च देखें, मीडिया का रोल एग्रीकल्चर में, तो वो बड़ा कम दिखाई देता है।
रूरल एरियाज में डेवलपमेंट जर्नलिज्म में रिसर्च को अगर नोटिस करें तो भी हमें कम दिखाई देता है। मुझे मुझे लगता है कि इस पर बातचीत करने की और भी जरूरत है, और भी आवश्यकता है, और हमें उसको करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें उस सब्जेक्ट के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं, या हमें न्याय करते हुए नहीं देखा जा रहा है। और वही दूसरी बात अगर हम करें कि अगर आज हम रिसर्च नहीं करेंगे तो रिसर्च का जो एक्चुअल सेंस है वो खत्म हो जाएगा। जो आने वाली जो जनरेशन है, जो मीडिया फैटर्निटी के लोग हैं, या मीडिया जो एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो रिसर्च से विमुख हो जाएंगे। फिर वो फटाफट वाले खबरिया चैनलों की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 24/7/365 वाली जो आजकल एक नेक कटिंग यानी कि गर्दन काट प्रतियोगिता लगी पड़ी हुई है विदाउट सेंस की, उसमें लोग आगे बढ़ेंगे, और वो ठीक नहीं होगा। कभी भी इस तरह की प्रतियोगिता जिसमें मूल्यों का ह्रास हो, जो एक्चुअल इथिक्स हो, उसका अगर ध्यान नहीं रखा जा रहा तो मुझे लगता है कि उस विषय के साथ हम न्याय नहीं कर रहे हैं। और विषय के साथ न्याय करने के लिए ये जरूरी है कि हमारा रिसर्च, हमारी हमारी उस तरह की अनुसंधान हो जिससे कि लोगों की रुचि उसमें बनी रहे, लोग अपने आप की समस्याओं का समाधान उसमें देखें, या मीडिया में हो रहे परिवर्तनों का समाधान, उसका सकारात्मक परिणाम को उसमें परिलक्षित होते हुए देखना एक बड़ा सुखद पहलू होता है मीडिया कम्युनिकेटर्स के लिए, या मीडिया एजुकेटर्स के लिए, या मीडिया प्रैक्टिशनर्स के लिए। आप उस स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जब दुनिया आपके तरफ नजर उठा के देखे और आप उसके लिए सलूशन देते हुए नजर आए। दुनिया की मीडिया जब भारतीय मीडिया को आइकन के तौर पे देखे, या भारतीय मीडिया प्रैक्टिशनर्स को, या भारतीय मीडिया एजुकेटर्स को आदर्श के दृष्टि से देखे, या उनके तरफ एक आशा भरी दृष्टि से देखे कि आज पूरे दुनिया में जो इंफॉर्मेशंस की आ, एक एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस की जो लैकिंग है, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशंस का एक जो अभाव है, जो सत्य पर आधारित सूचना का अभाव है, वो भारत से वहां से रास्ता खुलेगा। और अब भारत उसमें आगे बढ़ करके, या इस तरह के जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या रामानुजन कॉलेज की जो अपनी प्रयास हैं उसमें वो एक आहुति देंगे, तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया में हम एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। और विश्व गुरु की जो पदवी पहले रही है, हमारे जितने ऋषि मुनि रहे हैं, और आज भी जितने हमारे बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, मुझे लगता है वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। पूरे दुनिया को जो चक्षु खोलने का काम कर रहे हैं, जो आई ओपनर एक्सरसाइज उनका डेली होता है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा सारगर्भित है, रिलेवेंट है, उसको हमें करना चाहिए। Indian media scholars must research on concept terms such as communication as a process, vertical as opposed to horizontal communication, democratization of communication। इन सब चीजों का भी हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। डेमोक्राइजेशन हो, कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस डेवलप हो जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, उसको आगे लेके जा सकें। मोर इम्पोर्टेंटली, मास मीडिया फील्ड इन द इंडिया नीड्स साइंटिफिक एंड थ्योरेटिकल रिसर्च स्टडीज। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक वैज्ञानिक परक, तथ्य परक और सारगर्भित ढंग से एक विस्तार लिए हुए हमें जरूरत है कि हम इस तरह के रिसर्च को प्रमोट करें। ये अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही महती होगा। उसको हमें आगे बेस बना करके काम करना चाहिए। मेरे सभी साथी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि इससे संदर्भित आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, या इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चंस है, जो कुछ एक क्वेश्चंस होंगे भी जो मैं भी आप लोगों को उम्मीद करूंगा कि आप लोग जवाब दें, या आप लोगों का एक 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 इंटरेक्शन उस रूप में हो, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उन सभी प्रश्नों का आपको जवाब दे पाएं और हम उसको आगे लेकर के जा पाएं। मुझे मुझे इस बात की खुशी है कि रामानुजम कॉलेज ने इस तरह का एक रिफ्रेशर कोर्स आप लोगों के लिए प्लान किया, और इसकी डिजाइनिंग जो कंटेंट डिजाइनिंग है इस रूप में है कि एट द एंड ऑफ दिस एंटायर रिफ्रेशर कोर्स यू विल फील दैट यू आर
टॉप टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और आपकी एक एनर्जी लेवल उस तरीके की होगी। मैं मुझे आप लोगों ने इतना सुंदर एक अवसर दिया अपने साथी दोस्तों से बात करने के लिए, उनको बहुत सारी चीजें अपने अनुभव साझा करने के लिए उनके साथ, और उनसे बहुत सारे अनुभवों को स्वयं में सीखने के लिए, इस बात के लिए बिना इस बात की बिना परवाह किए कि आज के युग में बिजनेस पर्पस से या कमर्शियल एंगल से अगर हम मीडिया को देखें, मीडिया को समझें, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, या मीडिया का जो इथिक्स है, एक्चुअल इथिक्स है उसमें, और अगर जो वर्तमान नीड है, जो कमर्शियल एंगल उसमें शामिल है, उन दोनों में अगर सामंजस्य स्थापित करें, तो मुझे लगता है समाज में एक संरचनात्मक हम जुड़ाव भी महसूस कर पाएंगे, अपने इस रिसर्च का वैल्यू भी दे पाएंगे, और इस रिसर्च से समाज को एक वैल्यू भी मिल पाएगा, और समाज में इस तरह के रिसर्च से एक ऐसा इंफॉर्मेशन जाएगा, एक ऐसा करेक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाएगा, जिससे समाज के सभी लोग एम्पावर्ड होंगे, और एम्पावर्ड होकर के इस तरफ बढ़ेंगे कि कहीं से भी उसमें लूप होल्स की, या मीडिया की क्रेडिबिलिटी की, या मीडिया में फेक न्यूज जैसी चीजों की अवेयरनेस की आ, कमी होते हुए नजर नहीं आएगी। सब लोग वेल अवेयर होंगे। फेक इंफॉर्मेशन, जिसे हम फेक न्यूज कहते हैं, मैंने शुरू में कहा जैसे आप लोगों से कि फेक इंफॉर्मेशन होता है, फेक न्यूज की कंसेप्ट उस तरह से नहीं होती। मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को और आप सभी लोगों ने मुझे पेशेंटली सुना, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने मुझे मौका दिया। आई होप कि मैंने विषय के साथ न्याय किया हो। बात बहुत करना चाहता था। आप लोगों से बातचीत करने का एक अलग ही आनंद होता है, जब अपने साथी हों सामने बैठे हुए, तो उसका एक अलग ही अनुभव होता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।